नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे रीनल फेलियर के मरीज़ों के अंदर ग़िज़ा किस तरह की रखी जाए। इस मौजू पर आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाया जाए। अच्छा, इसी तरह से आपने बताया था कि जैसे शुरू में बात हुई थी, इन मरीज़ों में कमज़ोरी खासी नज़र आती है, प्रोटीन पेशाब के ज़रिए भी ख़ारिज हो रहा होता है शुरू में, और इसी तरह से प्रोटीन काफ़ी बंद भी कर दिया जाता है फिर प्रोटीन इंटेक इतना होता भी नहीं है। तो मैंने अक्सर व बेशतर यही देखा है कि मसल वेस्टिंग ज़्यादा नज़र आ रही होती है, मसल मास इतना ज़्यादा होता ही नहीं है इन मरीज़ों में। किस तरह का प्रोटीन इस्तेमाल करना चाहिए ताकि प्रोटीन की ये कमी पूरी तो हो सके? प्रोटीन का ये है कि बिफ़ोर डायलिसिस भी प्रोटीन की जिस तरह मैंने कहा ज़रूरत होती है, और उसको मुकम्मल बंद करना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। और जब डायलिसिस स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद जो मिक़दार है प्रोटीन की, वो एक तरह से डबल कर दी जाती है। यानी उसकी मिक़दार, आप जो पहले डायलिसिस से पहले आप जितनी मिक़दार में ले रहे थे उससे डबल मिक़दार में आपको लेना पड़ता है, क्योंकि प्रोटीन जो है वो ड्यूरिंग डायलिसिस भी प्रोटीन लॉस होता है, और डेफिनेटली आपका मसल कैटाबॉलिज्म हो रहा है, फिर आपका एनर्जी इनटेक इतना नहीं है। तो प्रोटीन के जो सोर्सेज हैं मेन, उसमें आपका मुर्गी, मछली का इस्तेमाल, अंडे की सफ़ेदी, दूध और दूध से बनी अशिया हैं, ये सारे प्रोटीन के सोर्सेज हैं। और दूसरा प्रोटीन हमें दालों से और अनाज से मिलता है। तो अगर हम दालों और अनाज का प्रोटीन को हम मुकम्मल अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि सीरियल जो है वो हमारी यहाँ की जो ग़िज़ा है उसका एक बिल्कुल बेसिक पार्ट है, तो उसको अवॉइड करने से जो कैलोरिक इनटेक जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। तो यानी ग़िज़ाई क़ुव्वत जो है वो कम हो जाएगी खानों में, अगर आप सीरियल्स वगैरह या दालों का इस्तेमाल ख़त्म करेंगे। तो आइडियली ये सिचुएशन होनी चाहिए कि 50% जो है आपकी ग़िज़ा में जानवरों से हासिल होने वाला प्रोटीन, जिस तरह गोश्त है मुर्गी का, मछली का, रेड मीट को भी हम रेकमेंड करते हैं कि वंस अ वीक या ट्वाइस अ वीक पेशेंट उसको यूज़ करे जी। और इसके साथ साथ अंडे की सफ़ेदी का इस्तेमाल है, दूध का इस्तेमाल जो है एटलीस्ट 1 कप मिल्क जो है वो हम हर सूरत में रेकमेंड करते हैं कि दिन भर में पेशेंट को 1 पाव दूध के करीब ज़रूर उसको अपनी ग़िज़ा में दूध या कोई भी दूध से बनी हुई अशिया का इस्तेमाल ज़रूरी है, क्योंकि सारे के सारे जो सोर्सेज हैं ये प्रोटीन इंटेक को बेहतर करते हैं। और जब प्रोटीन इंटेक बेहतर होता है पेशेंट्स में, तो डेफ़िनेटली वो उनके लिए एक उनकी जो इम्यूनिटी है उसको स्ट्रॉन्ग करता है, उनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाता है। पेशेंट का जो बार बार हॉस्पिटलाइजेशन के जो चांसेस होते हैं, वो अगर उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस या जो उनकी ग़िज़ाई क़ुव्वत उनके अंदर अच्छी है, तो वो हॉस्पिटल बार बार जो एडमिशन्स होते हैं उसके में कमी देखी गई है। इसी तरह जो लॉन्ग टर्म जो अगर स्टे हॉस्पिटल्स में हो रहा है पेशेंट बार बार, तो वो सारी चीज़ें जो हैं इससे अवॉइड की जा सकती हैं। और एक बात मैं और मेंशन करूं कि दुनिया भर में जितनी भी स्टडीज़ हो रही हैं बड़े बड़े लेवल्स पे, तो उसमें सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे बहुत ही कोई रिसोर्सेज में कोई कमी नहीं है, और वो बड़े यानी उनके पास तरक्की याफ्ता जो ममालिक हैं, उनमें भी जो है जो सर्वेज और जो किए गए असेसमेंट्स, उसमें भी पेशेंट जो है 60 से 70% पेशेंट जो है ग़िज़ाई कमज़ोरी का शिकार हैं। तो हमारे जैसे कंट्री में जहाँ पे ऑलरेडी पेशेंट्स जो हैं वो लोगों की इतनी तवज्जो ही नहीं दी जाती है, तो हमारे यहाँ उसका रेशियो उससे कहीं ज़्यादा है। तो ये बात खुसूसी ध्यान में रखने वाली है कि पेशेंट को बहुत क्रिटिकली मॉनिटर किया जाए, और उसकी जो मेल न्यूट्रिशन जो है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है पेशेंट की मोर्टेलिटी में, और बहुत ज़्यादा जो डेथ्स होती हैं उसमें ये मेल न्यूट्रिशन सबसे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। और इसमें सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो हमारे फिजिशंस की, जो डॉक्टर्स हैं, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, उनकी आती है, बिकॉज़ वो अगर टाइमली एक मेल न्यूट्रिशन को आइडेंटिफाई करेंगे तो वो बेहतर तरीके से उस पेशेंट को मैनेज कर सकते हैं। और अगर आपने बहुत लेट उसको आइडेंटिफाई किया कि जब पेशेंट का न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो 50% से भी ज़्यादा ख़राब हो चुका है, फिर आप उसको अगर कोई सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं या न्यूट्रिशन की गाइडेंस देते हैं या काउंसलिंग करते हैं, तो वो चीज़ फिर इतनी इफ़ेक्टिव नहीं रहती। उसको टाइम पे जब आप स्टार्ट करते हैं तो उसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो ज़रा बेहतर होते हैं। मिस फ़ायज़ा, जैसे कि बात हो रही थी प्रोटीन इंटेक के बारे में, तो आपने बताया था कि बहुत सारे मरीज़ ऐसे होते हैं जो ग़िज़ाई कमी का शिकार हो रहे होते हैं, तो उनके अंदर बहुत देखभाल की तब्दीलियाँ लानी होती हैं ग़िज़ा के अंदर। इसी हवाले से आपने बताया था कि प्रोटीन के साथ फ़ॉस्फ़ोरस का बड़ा डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जब प्रोटीन ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा तो फ़ॉस्फ़ोरस की कंसंट्रेशन जिस्म में बढ़ेगी। ऐसे में क्या किया जाए, क्योंकि फ़ॉस्फ़ोरस भी एक ऐसी चीज़ है जिसको कहा जाता है कि कम से कम रखा जाए, और अगर फ़ॉस्फ़ोरस बढ़ेगा तो किस तरह का नुकसान सामने आ सकता है?
उसमें यह है कि फास्फोरस बढ़ने से ज़ाहिर है हड्डियों को नुकसान पहुंचता है, क्योंकि और कैल्शियम उसके साथ हाँ बिल्कुल, ड्रॉ और आउट होता है। जी उससे आपकी हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं। इसके अलावा जो है फिर इसमें ये किया जाता है कि जो ऐसे ग़िज़ाएँ हैं ना जिसमें फास्फोरस कंटेंट, जिस तरह अंडे की जर्दी है, जी तो सफ़ेदी से प्रोटीन्स मिल रहे हैं आपको, बट जर्दी का फास्फोरस कंटेंट ज़्यादा होता है, तो हम जर्दी को उसमें से ओमिट करवा देते हैं। जी इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बीन्स हैं, लोबिया हैं, इन चीज़ों का इस्तेमाल कम करवा देते हैं, रेड मीट का फ्रीक्वेंसी कम करवा देते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं। इसके अलावा अगर फिर भी पेशेंट का जो है वो प्रोटीन की बहुत डेफिशिएंसी है और उसका प्रोटीन इंटेक कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, तो ऐसे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं जो कि रीनल पेशेंट्स के लिए, यानी जो डिजीज़ स्पेसिफिक फार्मूलाज होते हैं जिसमें हाई प्रोटीन कंसंट्रेशन और हाई कैलोरीज़ होती हैं, और उसके साथ साथ जो फास्फोरस है या पोटाशियम है ये कंट्रोल्ड अमाउंट में उसमें पाया जाता है। तो वो स्पेशली रीनल पेशेंट्स के लिए डिज़ाइन, वैसे बहुत सारे सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं मार्केट में, उनका इस्तेमाल जो है वो बहुत हेल्प करता है पेशेंट का प्रोटीन इंटेक को अच्छा मेंटेन करने के लिए। अच्छा, इसी तरह से बेशुमार लोग, क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन का मामला हमारे खत्ते में बहुत ज़्यादा नज़र आता है, मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल भी ख़ासा ज़्यादा है। मल्टीविटामिन्स के साथ अमूमन मिनरल्स वगैरह भी एडेड होते हैं। तो रीनल फेलियर के मरीज़ों को मल्टीविटामिन्स का इस तरह से बग़ैर डॉक्टर के मशवरे के इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए उसमें ये है कि ज़रूर आप अपने डाइटिशियन से या डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। और वैसे तो देखिए न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ बहुत कॉमन है, हम भले ये कहें कि ख़तरनाक होते हैं, लेकिन उसके लिए वही असेसमेंट पहले इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट में अभी क्या स्टेटस है, कितनी डेफिशिएंसी है। बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स होते हैं, जैसे जिंक डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है, पेशेंट का टेस्ट चेंजेस आ रहे होते हैं, उनकी बहुत सारी जो मल्टीपल मेडिकेशंस होती हैं, जिस तरह एंटीबायोटिक्स ले रहे होते हैं एट टाइम्स, और बहुत सारी रूटीन जो मेडिकेशंस हैं उनके साइड इफ़ेक्ट के तौर पर भी बहुत सारी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज़ पैदा हो जाती हैं। तो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें यही है कि आप कंसल्ट कर लें, ताकि कुछ वाटर सॉल्युबल विटामिन्स का तो कोई हार्म नहीं है, लेकिन अगर आप कोई और ऐसे विटामिन्स जैसे फ़ैट सॉल्युबल, उनकी कंसंट्रेशन अगर आप ज़्यादा मकदार में ले लें, तो जो उसका कॉम्पोजिशन है सप्लीमेंट का वो मैटर करता है। अगर वो सही है तो फिर दैट्स ओके, लेकिन उसके लिए आपका किसी अपने माहिर से मशवरा करना ज़रूरी है। मिस फ़ायज़ा, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बातों का सिलसिला रोकते हैं। नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर बातों का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाया जाएगा। स्टे विद अस।